Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. Today I am going to start the new topic of chapter 6, that is Human Genome Project. Human Genome Project को पढ़ने के लिए बेटा पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जीनोम. जीनोम क्या? तो हम बात करते हैं लाइक दिस इज अ सेल. सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? ऐसे क्रोमोसोम्स. और ये होमोलोगस पेयर है. मीन्स जो इन्फॉर्मेशन इस वाले क्रोमोसोम्स के पास है वही इसके पास है. ऐसे हमारे पास कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. इन 23 पेयर्स में से 22 तो क्या है? ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स कौन से होंगे? वो क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है. और 1 पेयर है, उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई कोई ह्यूमन बीइंग मेल होगा या फीमेल होगा. दैट डिपेंड ऑन दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. तो जीनोम क्या है बेटा? कि यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जेनेटिक मेकअप इस जो क्रोमोसोम का है, जिनसे मिलकर ये जिन जीन से मिलकर ये क्रोमोसोम बने हुए हैं, दैट इज द जीनोम. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. हमें क्या करना था कि भाई हम चाहते थे विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज कि हम पता लगाए कि ये जो क्रोमोसोम है, मान लो दिस इज अ क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे क्या है? जीन्स है. ठीक है. और वो जीन्स किसके बने हुए हैं? एक्चुअली डीएनए प्लस प्रोटीन. अब हमने पढ़ लिया डीएनए में क्या है? बेस पेयर की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड ए टी जी सी टी ए, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है. तो इस एक्चुअली हम इस सीक्वेंस को पता लगाना चाहते थे कि हमारे हर एक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये क्या सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस को पता लगाना चाहते थे. दैट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्या है बेटा ये? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. तो इसके जो मेन फीचर्स है नोट डाउन करते जाना बेटा मेरे साथ. क्या था? इन 1990 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट स्टार्टेड. और एस्टिमेट ये था कि हम नेक्स्ट 13 ईयर्स में इसको पूरा कर लेंगे. ठीक है. तो इसको क्या था? ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था. तो कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था? टू बी कंप्लीटेड इन 2003. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? एक क्रोमोसोम बच गया, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 कब तक सीक्वेंस हुआ? क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंसेस थी वो कब कंप्लीट हुई बेटा? इट कंप्लीटेड इन 2006. कब तक कंप्लीट हुई? 2006 तक. तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट्स इन अ मेगा प्रोजेक्ट. कैसा प्रोजेक्ट है ये? बहुत बड़ा. कैसे आइडिया होगा? क्योंकि टोटल बेस पेयर्स हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं? 3 into 10⁹ बेस पेयर्स. और इनकी सीक्वेंस को पता लगाना था कि किसके बाद कौन सा बेस पेयर है, किसके बाद कौन सा बेस पेयर है. एक बेस पेयर की सीक्वेंस को पता लगाने में कितना खर्चा आ रहा था? $8 का. कितना? सॉरी, एक की सीक्वेंस को पता लगाने के लिए $3 पर सीक्वेंस ऑफ 1 बेस पेयर. ठीक है. कि हम एक बेस पेयर को सीक्वेंस करेंगे तो उसमें खर्चा आ रहा था $3 का. तो इतने सारे बेस पेयर को सीक्वेंस करना था. तो टोटल कितने आए बेटा? $9 बिलियन. तो देखो कितना बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट था, इस पे काम किया गया. अब इतने सारे सीक्वेंस को अगर मैं कहीं किसी बुक में स्टोर करने लग जाऊं, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है. इस सीक्वेंस को अगर मैं स्टोर करने लग जाऊं तो टोटल सीक्वेंस कि अगर इंफॉर्मेशन मैं किसी बुक में स्टोर करूं तो उस बुक के 1000 पेजेस होने चाहिए. ईच बुक हैव 1000 पेजेस. और उन हर एक पेज पे ईच पेज शुड हैव 1000 लेटर्स. और हर एक पेज पे कितने लेटर्स होने चाहिए? 1000 लेटर्स. तो ऐसी कितनी बुक्स की में इंफॉर्मेशन आएगी? 3300 बुक्स में. तो सोचो बेटा सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी ज्यादा अमाउंट है इंफॉर्मेशन की. लेकिन
ये तो पॉसिबल नहीं था कि इतनी सारी बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन भरी जाए। तो हमने क्या किए, कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए। क्या किया गया बेटा, कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए जहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। जो हमें मिला है तो ऐसे डाटाबेसेस बनाए गए जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था। तो वहां से एक नई ब्रांच आई बायोलॉजी की, एक नया फील्ड उभर के आया जिसका क्या नाम है, बायो इंफॉर्मेटिक्स। कौन सी ब्रांच आई बेटा, बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स का काम क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो विच कैन स्टोर, ठीक है, विच कैन स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, कि जो हमें सीक्वेंस मिली है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके और फर्दर हम वहां से उसको स्टडी कर सके, एनालाइज कर सके, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो बेटा बहुत सारी कंट्रीज, वर्ल्ड में से बहुत सारी कंट्रीज की जो अंदर थी, मेन मेन लैब्स में काम चल रहा था, ठीक है, छोटी छोटी लैब्स में छोटे छोटे काम चल रहे थे। तो इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व थे, नहीं, कुछ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो मेन नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको याद होने चाहिए। एक तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, कौन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, एक वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट और जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड चाइना, ठीक है। ये वो कंट्रीज है बेटा जिनके नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है और आपको पता होना चाहिए। देन क्या गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, क्या गोल्स थे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, व्हाट आर द गोल्स। तो क्या गोल्स थे, हमें क्या पता लगानी थी, हमारे जितने बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंस पता लगानी थी। So to know sequence of base pairs, sequence of 3 into 10 raised to power 9 base pair of human genome, कि हमारे जीनोम में जितनी सीक्वेंस है उसका पता लगाना ऑफ ह्यूमन जीनोम। दूसरा क्या करना था बेटा, टू नो टोटल हमारे कितने जीन्स हैं, टू नो अबाउट 25,000 to 30,000 जीन्स, ठीक है, इतने जीन्स का पता लगाना था और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था। टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस एंड एनालाइज। आपसे ये पूछा जाए क्या गोल्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, तो आपको ये सब लिखना है। देन एलसी, एलसी क्या है, एक इंस्टीट्यूट था, एक अथॉरिटी थी जो किसके साथ डील करती थी, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करते टाइम कोई इथिकल इशू अराइज होता है, कोई लीगल इशू और कोई सोशल इशू, उसका जो भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम था वो किसका था, एलसी का। देन ये तो गोल्स हो गए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज किया गया सीक्वेंस करने के लिए, हमें सीक्वेंस पता लगानी थी ना। सो लाइक दिस इज योर डीएनए, हमें पता है। अब डीएनए में से तो कंप्लीट डीएनए तो कोडिंग वाला होता नहीं है, तो कुछ पोर्शन, मान लो ये क्या है, ये डीएनए कुछ कोड कर रहा है, आरएनए बना रहा है, ये वाला आरएनए बना रहा है, देन ये वाला बना रहा है, ये वाला बना रहा है, तो ये क्या है, दीज आर द कोडिंग रीजंस। और ये कैसे है बेटा, दीज आर नॉन कोडिंग रीजंस। तो एक मेथड तो ये था कि खाली इसको सीक्वेंस किया जाए, टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग रीजंस, ओनली कोडिंग रीजंस। और दूसरा क्या था कि कोडिंग नॉन कोडिंग पूरे को सीक्वेंस किया जाए, टू सीक्वेंस
complete to sequence complete DNA। तो ये जो कोडिंग, खाली कोडिंग रीजन को सीक्वेंस करने का मेथड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ESTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, कि वो सीक्वेंस जो एक्सप्रेस कर रही है, आरएनए बना रही है, प्रोटीन बना रही है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। और कौन से मेथड को एक्सेप्ट किया गया? दो मेथड है, कौन से को एक्सेप्ट किया गया? इसको, इट वाज एक्सेप्टेड। सीक्वेंस एनोटेशन का जो मेथड था, इसको क्या किया गया बेटा? एक्सेप्ट किया गया। अब ये सीक्वेंस एनोटेशन कैसे की गई? ठीक है, फर्दर इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ ये कैसे की गई। देखो क्या किया गया, ये नोट डाउन कर लो बेटा। ये जो डीएनए है, इस डीएनए की मैं फ्रेगमेंट्स बना दूंगी, छोटी छोटी। क्या बना दूंगी बेटा? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए मुझे डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए जो एंजाइम होते हैं, जो डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं, एंडो मींस अंदर से कर रहे हैं। तो ये आया, इसने एक यहां से तोड़ दिया, यहां से, यहां से, यहां से। तो कितनी फ्रेगमेंट जनरेट हो गई? लाइक दिस, ये फ्रेगमेंट बन गई। ठीक है, इन फ्रेगमेंट को बनने के बाद इनकी क्लोनिंग करवाई गई। क्या करवाया गया इसके बाद बेटा? क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? कॉपी जनरेट करवाना, इनकी मल्टीपल कॉपीज बनानी हमें। अब कॉपी बनाने का एक तो मेथड होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो आप बायोटेक वाली यूनिट में पढ़ोगे। जो दूसरा मेथड अपनाया गया था वो क्या था कि इस पीस ऑफ डीएनए को मैं किसी होस्ट में ट्रांसफर कर दूं। लाइक दिस इज द होस्ट, मींस इस डीएनए को इस होस्ट में डाल दूं। ये होस्ट क्या हो सकता है? ये बैक्टीरिया भी हो सकता है और ये ईस्ट भी हो सकती है। हमने एक प्रोकैरियोटिक होस्ट ले लिया और एक यूकैरियोटिक होस्ट ले लिया। इसके अंदर ये डीएनए आएगा और अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और उन कॉपीज को फिर हम क्या करते हैं? सीक्वेंस करते हैं। तो क्या किया, अब यहां से यहां पे डालने के लिए इस होस्ट में ये डीएनए डालने के लिए जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स को डालने के लिए कुछ व्हीकल चाहिए। अपने आप से तो अंदर आएंगे नहीं, इनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हीकल्स इनको भेजना पड़ेगा, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर। वेक्टर जिनका ट्रांसफर करने का काम है। तो इस वेक्टर के साथ क्या लगा दूंगी मैं? अपना डीएनए लगा दूंगी ऐसे, और ये किस में एंट्री कर जाएगा? होस्ट की सेल में, और यहाँ पे ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, ऐसे बहुत सारे कॉपीज बन जाएंगे। ठीक है, और देन इसको क्या किया जाता है बेटा? सीक्वेंस किया जाता है। और जो सीक्वेंस करने वाली टेक्निक है ना, वो उसका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। वो कौन सी है? सेंजर मेथड। कौन सा मेथड बेटा? सेंजर मेथड। और ये सेंजर मेथड एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक सेंजर, उन्होंने दिया था। और इन्होंने ही अमीनो एसिड की सीक्वेंस के लिए मेथड दिया। जब प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसकी सीक्वेंस भी का मेथड भी किसने दिया था? सेंजर को। बहुत शौक था इन्हें बेटा सीक्वेंस का पता करने का। तो मेथोडोलॉजी समझ आया? पहले छोटी छोटी फ्रेगमेंट बनाओ, वेक्टर में लगाओ, और फिर होस्ट में उसको ट्रांसफर कर दो। ये जो वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बैक्टीरिया को यूज करती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, अगर मैं ईस्ट को यूज करूंगी तो इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देन व्हाट करते हैं बेटा? रिजल्ट की, कि हमने सारे सीक्वेंसिंग वगैरह कर ली, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या क्या पता चला हमें? तो रिजल्ट्स क्या क्या थे बेटा? नंबर 1, कितने बेस पेयर थे? 316.7 मिलियन बेस पेयर्स। इतने बेस पेयर्स मिले हमें। ठीक है, या मैं इसको ये बोल दूं 3.164 बिलियन
बेस पेयर, बेस नहीं, बेस पेयर। देन 30,000 हमें जीन्स मिले। हम कितने सोच रहे थे कि कितने जीन्स है भाई, हमने एस्टिमेट लगा रखा था पहले कि कितने जीन्स प्रेजेंट होंगे, 80,000 टू 1,40,000, ठीक है। लेकिन ये हमारा रॉन्ग डाटा मिला, एक्चुअली में जीन्स कितने थे, 30,000। देन हर एक जीन के पास कितने बेस होते हैं, एवरेज बेसिस ऑन वन जीन, ऑन वन जीन, हर एक बेस के पास कितने जीन होंगे, सॉरी हर एक जीन के पास कितने बेसिस होंगे, 3,000 बेसिस। कितने बेसिस होंगे बेटा, 3,000। और लार्जेस्ट जीन, सबसे बड़ा जीन कौन सा मिला, डिस्ट्रॉफी जीन, ट्रॉफिक जीन। कितने बेस पेयर्स होते हैं बेटा इसके पास, 2.4 मिलियन बेसिस। इस जीन में कितने बेसिस हैं, 2.4 मिलियन बेस। तो ये तो जीन्स की बात की। अगर क्रोमोसोम के डाटा की बात करूं तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। जो हम बात करते हैं 23 क्रोमोसोम है, तो वो साइज के अकॉर्डिंग है, क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा, 2 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, 4 उससे छोटा, ऐसे। तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है बेटा, क्रोमोसोम Y। क्रोमोसोम 1 के ऊपर कितने जीन्स हैं, 2,968 जीन्स, और इसके पास कितने हैं, सिर्फ 231 जीन्स बेटा। देन हमें और क्या बातें पता चली कि 99.9% ऑफ DNA इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कि 99.9% DNA आपका, मेरा, किसी और का, किसी भी ह्यूमन बींग्स का क्या है, बिल्कुल सेम है, ये पता चला हमें। देन अगर आपसे रिजल्ट पूछे जाते हैं, आपको ये चीजें बतानी है, गोल पूछे जाते हैं, वो मेथोडोलॉजी पूछा जाता है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है बेटा। देन क्या पता चला कि 1.4 मिलियन क्या है, SNPs है। अब पूछोगे मैडम SNPs क्या है, दिस इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म समझो बेटा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये मेरा जीन है, ये आंसू का जीन है, ये किसी और बच्चे का जीन लगा लो, ऋतु का जीन है, ठीक है। सबके पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ये जीन्स हैं, ये किसी और का है। अब हमने क्या बात की, 99% DNA तो क्या है, सबका सेम है, लेकिन कुछ पोर्शंस होते हैं जहां पे डिफरेंस होते हैं। मान लो ये वाली सीक्वेंस मेरी अलग है, ऋतु की अलग है, और इनकी अलग है, और इस सीक्वेंस का पता लगाया तो ये सीक्वेंस क्या थी, मान लो A T C G G। मैंने यहाँ पे पता लगाया तो A T C C G, A T C A G। तो अब मेरी ये फ्रेगमेंट इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड अलग है। देखो यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, और यहाँ पे एडेनिन है। तो ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा, समझ लेना। नेक्स्ट क्या चीज पता लगाई कि भाई जो जितने जीन्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, मान लो हम 30,000 जीन्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 50% जीन्स का फंक्शन, ठीक है, 50 फंक्शन ऑफ ओनली 50% जीन्स आर नोन। हमें सिर्फ 50% जीन्स का पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, बाकी का नहीं पता। और उस 50% में से ओनली 2% कोड करते हैं किसके लिए,
यानी ओनली 2% ऑफ टोटल जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रहे हैं वो खाली 2% डीएनए से बन रहे हैं। देन आपका जो जीनोम होता है लाइक डीएनए, उसमें बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती हैं, सेम सेम सीक्वेंस। लाइक यहाँ पे है ATCC, फिर यहाँ पे है ATCC, ATCC, ATCC। इन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं बेटा? These are repetitive sequence। क्या बोलेंगे? Repetitive sequence। तो ये था कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टार्ट कब हुआ? इंट्रोडक्शन आएगा, देन गोल्स, देन मेथडोलॉजी और देन आपका रिजल्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट। किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर करोगे, उन्हें भी फायदा हो जाए, तो शेयर किया करो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल गोल्डन स्टडीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।